स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लिक। मैं पूर्वा और हम क्लास 9th का 4th चैप्टर पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। लास्ट लेक्चर के अंदर बच्चों हमने डिस्कस किया था रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम कि रदरफोर्ड का मॉडल क्या होता है। तो एक बार हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि उस मॉडल में हमने क्या पढ़ा था। उस मॉडल में बच्चों हमने पढ़ा था कि अगर मैं एक गोल्ड की शीट लेती हूँ, थिन शीट, तो मान लो ये जो एटम्स हैं वो किसके एटम्स हैं बच्चों? गोल्ड के एटम्स हैं। तो हमने ऑब्जर्व किया था कि जब इस शीट के ऊपर, ठीक है, हम अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक कर रहे थे। कौन से पार्टिकल स्ट्राइक कर रहे थे बच्चों? अल्फा पार्टिकल। जब अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक कर रहे थे तो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स तो कैसे निकल रहे थे? स्ट्रेट, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कुछ जो पार्टिकल थे वो स्मॉल एंगल से क्या हो रहे थे बच्चों? डिफ्लेक्ट, जैसे कि यहाँ गया तो यहाँ डिफ्लेक्ट हो गया, इस तरीके से यहाँ पर डिफ्लेक्ट हो रहे थे। बट अगर मैं अल्फा पार्टिकल के 12,000 मतलब अल्फा पार्टिकल 12,000 इस गोल्ड की शीट पे स्ट्राइक करवाती हूँ तो क्या पॉसिबिलिटी होगी बच्चों? एक जो पार्टिकल होगा वो यहाँ पर एकदम स्ट्रेट जाएगा, ठीक है, स्ट्रेट जाते से ही इसके न्यूक्लियस से स्ट्राइक होके वापस इसी पाथ पे आ जाएगा। और ऐसा किसके साथ होगा बच्चों? केवल और केवल एक अल्फा पार्टिकल के साथ में होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं? हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि देखो अल्फा पार्टिकल जो होता है ना, इस पे चार्ज हमेशा कैसा होता है बच्चों? पॉजिटिव। कैसा होता है? पॉजिटिव। और यहाँ पे जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है, न्यूक्लियस या फिर ये बोल दो कि कुछ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इस एटम के अंदर भी प्रेजेंट है। इनसाइड द एटम वहां पर भी क्या प्रेजेंट है बच्चों? एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। और हमें पता है कि जब सेम चार्जेस होते हैं उनके बीच में क्या होता है बच्चों? रिपल्शन। कि अगर मैं पॉजिटिव पॉजिटिव लूँ तो रिपल्शन होगा, नेगेटिव नेगेटिव लूँ तो रिपल्शन होगा। मतलब यहाँ पर जैसे कि ये मान लो एक एटम है, इस एटम के अंदर ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है, वो अल्फा पार्टिकल गया, जो एक अल्फा पार्टिकल इसके बारे में बात कर रहे हैं, वो एकदम गया, जाके उसने कहाँ स्ट्राइक किया? जैसे कि ये है, ये अल्फा पार्टिकल जाके न्यूक्लियस पे स्ट्राइक कर रहा है और वापस से अपने पाथ पे आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो अल्फा पार्टिकल है उसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिपल्शन फील हुआ, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर रदरफोर्ड मॉडल के क्या क्या फीचर्स थे, उन्होंने क्या क्या चीज़ें अपने मतलब जो इनका पूरा मॉडल था उसे क्या क्या चीज़ें कंक्लूड करी। सबसे फर्स्ट पढ़ते हैं, देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम इज नोन एज अ न्यूक्लियस। मतलब एक एटम के बीच में पॉजिटिव चार्ज सेंटर होते हैं, ठीक है, ये रिपेल कर रहा है, उसी से पता चल गया क्योंकि अल्फा पार्टिकल तो पॉजिटिव है ही और यहाँ पर भी कुछ पॉजिटिव चीज़ ही प्रेजेंट है जिसकी वजह से रिपल्शन हो रहा है। नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस। एक एटम का जितना भी सारा मास होता है वो हमेशा कहाँ रहता है बच्चों? न्यूक्लियस के अंदर रहता है। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट के बारे में बात करें, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ। रदरफोर्ड ने एक और भी बात बोली थी, जैसे कि पता है कि रदरफोर्ड का मॉडल जब आया था, ठीक है, तब तक मतलब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो चुकी थी, इलेक्ट्रॉन की भी और प्रोटॉन की भी। इन्होंने यहाँ पे न्यूक्लियस के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया था। अब इन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहेंगे? इलेक्ट्रॉन्स ये हो गया न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के चारों ओर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहेंगे, ठीक है। क्यों घूमते रहेंगे? क्योंकि न्यूक्लियस तो हो गया पॉजिटिवली चार्ज और इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए बच्चों? नेगेटिवली चार्ज। तो इन्होंने यही चीज़ बोली कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के चारों ओर इस तरीके से क्या करेंगे? घूमते रहेंगे। अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस की साइज की बात करें दैट इज वेरी स्मॉल। देखो क्यों बोला है ऐसा? ऐसा इसलिए बोला क्योंकि जब उन्होंने 12,000 पार्टिकल स्ट्राइक करवाए तो केवल एक पार्टिकल में उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि पार्टिकल जिस पाथ से गया उसी पाथ से क्या हुआ बच्चों? वापस आ गया। ऐसे ही बोला था। तो हम यहाँ पर इसलिए ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि मान लो कि ऐसा होता कि ये एटम है और एटम के अंदर ये न्यूक्लियस है, तो जब 12,000 के अंदर 20-30 पार्टिकल्स वापस जिस पाथ से जाते उसी पाथ से वापस आ जाते, बट ऐसा हमने ऑब्जर्व नहीं किया। तो इसीलिए बोला कि एटम के अंदर न्यूक्लियस जो होता है उसकी साइज क्या होती है बच्चों? बहुत ही स्मॉल होती है। तो ये इन्होंने यहाँ पर थर्ड फीचर बता दिया था। अब रदरफोर्ड ने जो सारे फीचर्स एक्सप्लेन किए थे वो बहुत हद तक तो सही थे, बट यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ डिसएडवांटेजेस की कि रदरफोर्ड ने मतलब रदरफोर्ड की जो थियोरी थी उनकी क्या क्या ड्रॉबैक्स थी वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। देखो फर्स्ट चीज़ तो ये यहाँ पर कि इन्होंने बोला था
ठीक है, कि जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ रिवॉल्व करेगा, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेगा। अब देखो जैसे ये अगर मैं एटम की बात करूँ, ये यहाँ पर हो गया न्यूक्लियस, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेगा तो वो क्या करेगा बच्चों, एनर्जी रेडिएट करेगा। मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो एक कंसेप्ट होता है कि अगर कोई भी चार्ज्ड बॉडी रिवॉल्व करती है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज बॉडी होगी, और अगर ये रिवॉल्व कर रही है मतलब न्यूक्लियस जो है इसके अराउंड घूम रही है, तो हम देखेंगे ये खुद से क्या इमिट करेगी, रेडिएशन। ये अपनी एनर्जी को क्या करेगी बच्चों, लूज करेगी। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड घूमता जा रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये यहाँ पर घूमता जाएगा। तो अल्टीमेटली हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन और ये न्यूक्लियस है, अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और अपनी एनर्जी इमिट कर रहा है तो ये न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन, ये ऐसे घूमता 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 फाइनली कहाँ आ जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर आके गिर जाएगा, क्योंकि इसकी एनर्जी तो निकलती जा रही है। अगर इलेक्ट्रॉन ही न्यूक्लियस के अंदर चला गया तो क्या कोई एटम स्टेबल है, तो आपका आंसर होगा नहीं स्टेबल है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन ही न्यूक्लियस में चला गया तो एटम ही नहीं बचा, तो स्टेबिलिटी की तो बात ही चली गई। तो रदरफोर्ड इस चीज़ को नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे कि एक एटम किस तरीके से स्टेबल होता है। ठीक है, ये इनकी थियोरी का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था। तो आइए स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम। स्टेटमेंट है, एनी पार्टिकल इन द सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो द एक्सेलरेशन, क्योंकि ये एक चार्ज पार्टिकल है, ड्यूरिंग एक्सेलरेशन द चार्ज पार्टिकल वुड रेडिएट द एनर्जी, ये एनर्जी को क्या करेगा, लूज करेगा। इट विल लूज एनर्जी एंड फॉल्स इनटू द न्यूक्लियस, और फाइनली कहाँ गिर जाएगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तो जो मेन यहाँ पर ड्रॉबैक आएगा कि एटम विल बी हाईली अनस्टेबल, जबकि एक्चुअल में एटम स्टेबल होता है। स्टेबल है तभी तो अपन उसकी स्टडी कर पा रहे हैं, अदरवाइज हम स्टडी नहीं कर पाते। तो ये यहाँ पर रदरफोर्ड की थियोरी का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो गया। अब यहाँ पे सेकेंड हम बात करते हैं बच्चों, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये एक्चुअली बोहर्स थ्योरी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, उसमें एक्सप्लेन किया था। तो रदरफोर्ड से पूछा कि क्या आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हो, तो रदरफोर्ड उस चीज़ को नहीं एक्सप्लेन कर पाए। तो ये दोनों यहाँ पर रदरफोर्ड की थियोरी के ड्रॉबैक्स बन गए। तो इस तरीके से हमारी रदरफोर्ड की थियोरी जो है वो कंप्लीट होती है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम यहाँ पढ़ेंगे बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। जैसा कि हमने पढ़ा था कि रदरफोर्ड के थियोरी के कुछ डिसएडवांटेज थे, तो बोहर्स ने अपने अलग पॉस्टुलेट दिए। बोहर ने ये बोला कि मान लीजिए अगर ये कोई न्यूक्लियस है और इसके अराउंड फिक्स शेल्स होंगी, ठीक है, ये जो फिक्स शेल होंगी इलेक्ट्रॉन केवल इन्हीं के अंदर ही प्रेजेंट हो सकते हैं। सेकेंड चीज, जैसा कि रदरफोर्ड ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करके कहाँ चला जाएगा, न्यूक्लियस में, तो बोहर ने बोला ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो ये देखते हैं क्या क्या पॉस्टुलेट थे। फर्स्ट पॉस्टुलेट था बच्चों यहाँ पर, ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट और which are known as discrete orbit of electron are allowed inside an atom। जैसे कि ये अगर मैं बात करूँ तो ये पर्टिकुलर ऑर्बिट होंगे वही एक एटम के अंदर अलाउड हो सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर एक बीच में एक अलग से ऑर्बिट हो गया, नहीं, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। कुछ डिस्क्रीट ऑर्बिटल्स का होना जरूरी है, किसके लिए, एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को रहने के लिए। अब इसके बाद में आता है कि while revolving in the discrete orbitals electron do not radiate energy। जैसा कि रदरफोर्ड ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते होते एनर्जी को रेडिएट करेगा और अल्टीमेटली न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा, पर बोर्स ने ऐसा बोला कि ऐसा नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन कभी भी खुद से एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा। अब इन्होंने ये जो ऑर्बिट थे, ये जो फिक्स शेल थी, इनको बोला एनर्जी लेवल्स। क्या बोला इनको यहाँ पर इन्होंने, एनर्जी लेवल्स। और इन एनर्जी लेवल्स को देखते हैं बच्चों किस तरीके से शो किया। जैसे कि मान लो ये अगर न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल हुई, ये यहाँ पर सेकंड शेल हुई, ये यहाँ पर थर्ड शेल हुई, इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारी शेल्स हैं। तो उन्होंने क्या बोला वो देखते हैं हम यहाँ पे। जैसे कि ये एक और यहाँ पर शेल होगी, तो उन्होंने बोला कि ये जो शेल हैं इनके नेम्स होंगे जैसे K, L, M, ठीक है, इस तरीके से इनके नेम्स चलते जाएंगे। या फिर अगर मैं n की वैल्यू लेती हूँ तो n की जो वैल्यू होगी वो कैसी रहेगी बच्चों, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से रहेगी। तो यहाँ पर जैसे k की बात करेंगे तो k के लिए n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1।
एल के लिए बात करेंगे तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, एम के लिए बात करेंगे तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 3। और ये जो एन हो गया या फिर के एल एम हो गया, ये सब किसको शो कर रहा है बच्चों, एनर्जी लेवल्स को शो कर रहा है। ये फर्स्ट एनर्जी लेवल, ठीक है, के जो है ये तो न्यूक्लियस हो जाएगा, के हो जाएगा फर्स्ट एनर्जी लेवल, एल हो जाएगा आपका सेकेंड एनर्जी लेवल, एम हो जाएगा आपका यहाँ पे थर्ड एनर्जी लेवल। तो इस तरीके से बोर्स ने एक एटम की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था। अब हम यहाँ सीखेंगे कि हर शेल के अंदर आप इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से फिल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हम सीखते हैं कि एक एटम के अंदर आप इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग शेल के अंदर किस तरीके से फिल कर सकते हैं। इनको फिल करने के लिए कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं, वो रूल्स हम सबसे पहले सीखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फिल होंगे। देखो, सबसे फर्स्ट रूल आता है यहाँ पे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ शेल इज 2n²। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे फॉर्मूला 2n² होता है। और हम देखें यहाँ पे तो n की वैल्यू क्या हो सकती है बच्चों, 1 2 3 4 ये सारी वैल्यूज। ऐसा नहीं हो सकता कि 1.1 1.2 ऐसी कोई भी वैल्यूज पॉसिबल नहीं है। वैल्यूज कौन सी पॉसिबल है, 1 2 3 4 5 इस तरीके से। यहाँ पर जो n होगा, n का मतलब होता है बच्चों यहाँ पर एनर्जी लेवल। जो हम बात कर रहे थे कि अगर मैं ये एक न्यूक्लियस लेती हूँ, ठीक है, ये न्यूक्लियस है और ये इसके आसपास के जो शेल्स हैं, तो क्या होता है, ये n इज इक्वल्स टू 1, फिर यहाँ पर देखेंगे तो n इज इक्वल्स टू 2, इस तरीके से शेल्स होंगी। यही सब क्या बच्चों यहाँ पर n की वैल्यू है। तो आइए देखते हैं हम इसे क्या कंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ के शेल की, किसकी बात करूँ मैं, के शेल की, तो के शेल के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 1 हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर क्या बोल सकती हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या लिखेंगे, 2 इंटू n की वैल्यू कितनी हो गई 1 का भी स्क्वायर, सो इट इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेकेंड ऑर्बिट की। किसकी बात करेंगे बच्चों हम यहाँ पर, सेकेंड ऑर्बिट की। अगर सेकेंड ऑर्बिट ले रहे हैं तो जो शेल है वो के से कौन सी हो जाएगी, एल। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एल शेल। ठीक है, और एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। वापस यही वाला फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 का भी स्क्वायर, सो ये कितना बन जाएगा यहाँ पे, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू दी 8, 2 2 4 2 8। अब अगर बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट बात करें थर्ड ऑर्बिट की, किसकी बात करें बच्चों यहाँ पर हम, थर्ड ऑर्बिट की। थर्ड ऑर्बिट लेंगे तो शेल कौन सी हो जाएगी बच्चों यहाँ पे, के एल और एम शेल हो जाएगी ये। अगर एम शेल लेंगे तो एन की वैल्यू कितनी होगी बच्चों यहाँ पर, 3 होगी। अगर एन की वैल्यू 3 है तो देखो वापस से यही फॉर्मूला अप्लाई करूं तो क्या आएगा, 2 इंटू एन की वैल्यू रख दी 3 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चों, 3 3 9 2 18, मतलब एम शेल के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होगी। फिर n इज इक्वल्स टू 4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3, अब यहाँ 3 की जगह हम यहाँ क्या लिख देंगे 4, और ये बन जाएगा आपका 4 4 16 2 32। तो ये हम बात कर रहे हैं कि अलग अलग शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी की कि कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स इनके अंदर हम फिल कर सकते हैं। जैसे कि के शेल की बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। अगर मैं बात करूँ एल शेल की तो कितने हो जाएंगे, 8। अगर मैं बात करूँ एम शेल की तो कितने हो जाएंगे, 18। अगर मैं बात करूँ एन शेल की, कौन सी शेल बच्चों, एन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 32 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब इसके बाद में यहाँ पर जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और हम इलेक्ट्रॉन को फिल करने का ट्राई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोल दिया हीलियम, ठीक है, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 2। कितना होता है हीलियम का एटॉमिक नंबर, 2। तो अगर आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं तो आप कैसे लिखेंगे, बस 2 इलेक्ट्रॉन जो भी किसके अंदर आ जाएंगे, के शेल के अंदर आ जाएंगे। अगर मैं आपको बोलूँ नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को फिल करके बताओ, ठीक है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, सबसे फर्स्ट शेल के अंदर 2, नेक्स्ट शेल में कितने आ जाएंगे, 7 माइनस 2 आ जाएंगे 5। तो ये तो हो गई के शेल और ये कौन सी हो गई बच्चों, एल शेल हो गई। अगर हम आपसे बोलूं कि सोडियम के इलेक्ट्रॉन्स फिल करके बताओ, ठीक है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, 11। क्या होता है एटॉमिक नंबर सोडियम का, 11। तो यहाँ पर देखो सबसे फर्स्ट शेल के अंदर तो कितने आएंगे, 2। उसके बाद में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 8। ठीक है, क्योंकि सेकेंड शेल में 8 आ रहा है, 2 और 8 कितना हो जाएगा, 10। कितना इलेक्ट्रॉन बच रहा है, 1।
तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1। तो 281 दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम, जिसको आप लिख सकते हैं Kl और M। क्लियर है? तो यहाँ से हम क्या समझ पा रहे हैं, यहाँ से हम समझ पा रहे हैं कि हम जब भी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को फिल करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले न्यूक्लियस, देखो ये तो क्या हो जाएगा आपका न्यूक्लियस, ये बात करें तो कौन सी शेल होगी, K शेल। इसकी जो नेक्स्ट शेल की बात करें ये कौन सी होगी, L शेल। इसके बाद और नेक्स्ट शेल की बात करें तो ये कौन सी होगी, M शेल। तो जब भी आप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको K शेल के अंदर फिल करने पड़ेंगे। जब K शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल होंगे बच्चों, L शेल के अंदर फिल होंगे। L शेल के अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए तो नेक्स्ट कहाँ होंगे, हमारे M शेल के अंदर होंगे। मतलब जैसे कि अगर आप छोटे बच्चे को बोलो कि बहुत सारी स्टेयर्स है, अगर आप उसको बोलो कि सारी स्टेयर्स चढ़नी है तो वो क्या करेगा, वो सबसे पहले फर्स्ट स्टेयर पे चढ़ेगा, फिर उसके बाद सेकंड कहाँ चढ़ेगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेयर पे चढ़ेगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेयर पे चढ़ेगा। ऐसे थोड़ी करेगा कि जंप कर करके सारी जो स्टेयर्स हैं उनको पूरी चढ़ गया, वो ऐसे नहीं करेगा, वो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे क्या करेगा, चढ़ता रहेगा। तो इसीलिए मतलब इसी वे में हम ये देख सकते हैं यहाँ पर कि जो आप इलेक्ट्रॉन्स के फिलिंग कर रहे हैं तो वो भी एक स्टेप वाइज मैनर में होगी। सबसे पहले एक शेल फिल हुई, उसके बाद सेकेंड शेल फिल हुई, उसके बाद नेक्स्ट शेल फिल हुई। ऐसा नहीं कर सकते आप कि डायरेक्टली एम शेल के अंदर आ गए यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। नो, दैट्स नॉट द राइट वे टू फिल द इलेक्ट्रॉन्स। तो यही हमने यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट लिखा है, द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन ईच शेल इन ए स्टेप वाइज मैनर। हमेशा कैसे फिल करेंगे बच्चों इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन्स को हम हमेशा एक स्टेप वाइज मैनर के अंदर ही फिल करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं आपको और एग्जांपल्स दे रही हूँ, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको खुद लिखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम बात करते हैं मैग्नीशियम, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 12। एक और यहाँ पर हम ले सकते हैं क्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर होगा आपका 17। एक और ले सकते हैं हम यहाँ पर कैल्शियम, जिसका एटॉमिक नंबर होगा 20। तो ये सारे आपको यहाँ पर ट्राई करने हैं और आपको अपनी कॉपी में खुद से लिख के बताने हैं कमेंट सेक्शन में कि इनके क्या क्या आंसर्स होंगे। जैसा कि बच्चों हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, उसी टाइप से एटम के अंदर एक और सब एटॉमिक पार्टिकल होता है और इसका नाम होता है बच्चों यहाँ पे न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का मतलब होता है कि इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा, ठीक है। तो देखते हैं इसको किसने डिस्कवर किया था, इसको जे चैडविक ने डिस्कवर किया था। किसने डिस्कवर किया था बच्चों, जे चैडविक ने। अगर मैं बात करूँ हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के अंदर कोई भी न्यूट्रॉन नहीं प्रेजेंट होता है। तो ऐसे ही लिखा है कि इट हैज़ नो चार्ज ऑन इट, और एक और एक्सेप्ट हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन के अलावा सबके अंदर न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करनी है। सबसे फर्स्ट है बच्चों एटॉमिक नंबर, नेक्स्ट है यहाँ पर मास नंबर। एटॉमिक नंबर का सिंपल सा मतलब होता है कि एक एटम के अंदर कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, वही उसका क्या होगा बच्चों, एटॉमिक नंबर होगा। जैसे कि अभी अपन ने पढ़ा था सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, या फिर ऑक्सीजन की बात करें तो उसका एटॉमिक नंबर 8 है। मतलब कि इन सारे एटम्स के अंदर जो इनका एटॉमिक नंबर होगा उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, राइट। तो यही क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर को आप हमेशा Z से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे बच्चों, Z से। तो आइए देखते हैं क्या लिखना है अपने को इसकी डेफिनेशन में। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं एक एटम, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है एक एटम के अंदर, दैट इज नोन एज द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम। अब यहाँ पर सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्म बच्चों हम डिस्कस करते हैं, वो आता है मास नंबर, ठीक है। मास नंबर का मतलब होता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का सम। यहाँ पे केवल क्या ले रहे थे हम, प्रोटॉन्स की बात कर रहे थे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम होगा दैट इज नोन एज द मास नंबर। It is the sum of proton and neutron which is present in the nucleus of an atom. एक एटम के न्यूक्लियस में जितने भी टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे दैट इज नोन एज द मास नंबर ऑफ एन एटम। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो, जैसे मैं बात करूँ हीलियम की, ठीक है, तो हीलियम का जो मास नंबर होता है वो कितना होता है 4। अगर मैं कार्बन की बात करूँ तो उसका मास नंबर कितना होगा 12, ठीक है। यहाँ पर 12
u होगा, इसका हो जाएगा 4u और यहाँ कितना हो जाएगा 12u। अब आता है कि जनरल नोटेशन कि जब आपको एटॉमिक नंबर और मास नंबर को एक साथ डिनोट करना हो तब किस तरीके से इनको एक साथ डिनोट करेंगे। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि ये देखो, यहाँ का आप लिखेंगे सिंबल, जैसे अपन हीलियम की बात करें, ठीक है, तो हीलियम का सिंबल क्या होता है बच्चों, He। यहाँ पर क्या आएगा, एटॉमिक नंबर, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, तो बेस में क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। मास नंबर, तो मास नंबर होता है इसका 4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो अगर कोई भी एलिमेंट आपको इस तरीके से लिख के दिया है, मतलब आपको समझना है कि 2 तो इसका एटॉमिक नंबर है और 4 क्या बच्चों इसका मास नंबर है। अब बात करते हैं कार्बन की, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और मास नंबर कितना हो जाता है 12, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर इन जनरल नोटेशन रहता है मास नंबर, सॉरी कोई भी एलिमेंट है उसके एटॉमिक नंबर और मास नंबर को डिनोट करने का। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आती है बच्चों जिसका नाम होता है न्यूक्लियन। क्या होता है इसका नाम, न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है द सम ऑफ प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन, उसको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूक्लियन बोलेंगे। ये तो हमने देखा कि मास नंबर आते हैं, जो भी वैल्यू आती है वो क्या होता है, मास नंबर के इक्वल होता है। बट अगर हमें इसे एक टर्म की फॉर्म में बोलना हो तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, इसे न्यूक्लियन बोलेंगे, ठीक है। तो ये वाला वीडियो लेक्चर हमारा भी यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर बच्चों हम सबसे पहले पढ़ेंगे वैलेंसी, उसके बाद पढ़ेंगे कि अलग अलग एलिमेंट्स के लिए हम वैलेंसी किस तरीके से निकाल सकते हैं। थैंक यू।